नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई शुरुआत करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक हम शुरू करेंगे, जिसका आज हम पहला लेसन पढ़ेंगे। और उसका की पॉइंट है ये अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, लोग कहाँ रहते थे, देश का नाम हमारा कैसे पड़ा, अतीत के बारे में हम कैसे जानें और तारीखों का क्या महत्व है। तो सबसे पहले है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे पहले लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कौन से वस्त्र पहनते थे, और लोग बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन से गीत सुनते थे, किस खिलौने से खेलते थे, और संगीत किताबों के बारे में हमें जान सकते हैं। बहुत कुछ अतीत के बारे में हम जान सकते हैं। अब आता है लोग कहाँ रहते थे। तो भारत में लोग लाखों वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, और यहाँ जो कुछ कुशल संग्राहक थे उनको जंगलों की जानकारी थी। तो वहाँ से लोग जड़ों, फल फूल से, पत्तियों से इकट्ठा करके अपना गुजारा करते थे। और कुछ लोग शिकार करते थे और उनको अखेटक या शिकार कर कर अपना गुजारा करते थे। अब आता है उत्तर पश्चिम की सुलेमान तथा किरथर। उत्तर पश्चिम की सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों में 8000 वर्ष पहले औरतों और पुरुषों ने यहाँ पर गेहूं और जौ को उगाया था। इन लोगों ने सबसे पहले भेड़, बकरी, कुत्ता और गाय को, ऐसे जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया था। और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के कुछ क्षेत्र में कृषि का विकास होना शुरू हुआ। और यहाँ पर सबसे पहले चावल उगाया गया। यह चावल इस क्षेत्र के उत्तर वाले भाग में उगाया गया। इसकी जानकारी अब हमें 3500 ईसा पूर्व संस्कृत की कृति या अभिलेख ऋग्वेद से इसकी जानकारी हमें मिलती है। नर्मदा नदी के बाद में है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी। सिंधु नदी और सहायक नदी। सहायक नदी वो होती है जो एक बड़ी नदी में छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाए, उन छोटी नदियों को सहायक नदी कहा जाता है। और इन नदियों के किनारे 4700 ईसा पूर्व नगरों का बसना शुरू हुआ। और गंगा और उसकी सहायक नदी, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे 2500 ईसा पूर्व नगरों का विकास होना शुरू हुआ। अब आता है गंगा व सोन नदी। गंगा व इसकी सहायक नदी सोन नदी। प्राचीन काल में इन नदियों के दक्षिण क्षेत्रों को मगध जिसे वर्तमान में बिहार कहा जाता था। और बिहार के शासक बहुत शक्तिशाली होते थे। और 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इन लोगों ने मगध के शासकों ने अपना साम्राज्य और भी भारत के क्षेत्रों में किया हुआ था। ये लोग यात्रा करने के लिए मगध के शासक बहुत शक्तिशाली होते थे। और पहले लोग यात्रा क्यों करते थे, तो कुछ लोग यात्रा भोजन की
तलाश में करते थे, क्योंकि एक जगह पर रह के लोग शिकार करते थे तो जानवर भी खत्म हो जाते थे और भोजन भी खत्म हो जाता था। और कुछ लोग व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, और जो शिक्षा के लिए धर्मगुरु था वो भी शिक्षा देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। और राजा और सेनाएं अपना राज्य विस्तार के लिए, दूसरा राज्य जीतने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। इसके बाद आता है हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। हमारे देश का नाम है भारत कैसे पड़ा। हम भारत को भारत और इंडिया नाम से जानते हैं। ये इंडिया इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। प्राचीन काल में सिंधु को उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने हिंदोस या इंदोस कहा, और सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र को इन्होंने इंडिया कहा। और प्राचीन काल में उत्तर पश्चिम में रहने एक समूह था, उसके लिए नाम प्रयुक्त होता था भरत, एक समूह के लिए। और ये धीरे धीरे आज इसे हमें भारत नाम से जानने लगे हैं। इस प्रकार हमारे देश का नाम है भारत पड़ा। अब आता है हमें अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हमें पुस्तकों को पढ़कर जान सकते हैं। और पुस्तक पहले हाथ से लिखी होने का इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। और पांडुलिपि को अंग्रेजी में इसका शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट, तो लैटिन भाषा के शब्द मेनू से बना, जिसका अर्थ है हाथ। और यह हिमालय के क्षेत्र में पाए जाने वाले ताड़पत्रों या भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष प्रकार से तैयार किया हुआ भोजपत्र पर लिखे जाती थी। और आज में वर्तमान में कुछ पांडुलिपियों ने कीड़ों ने खा ली है, कुछ मिट्टी के कारण नष्ट हो गई है। इन पांडुलिपियों से हमें पुराने वैज्ञानिकों के बारे में, राजाओं के बारे में, लोग कहाँ रहते थे, ये पांडुलिपि हमें मंदिरों से मिलती थी, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और पांडुलिपि के बाद है अभिलेख। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो या तो एक बड़े पत्थर पर या एक धातु से कोई बनी हुई चीज़ पर राजा अब कुछ खुदवा दिया करता था, उसे अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और 2250 ईसा पूर्व वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार स्थान से अशोक का एक अभिलेख मिला है। सम्राट अशोक का एक अभिलेख मिला है जो यूनानी और अरमाइक लिपि में है। और इन अभिलेखों को पढ़ने वाला पुरातत्वविद कहलाता था। यह पक्की ईंटों से बनी इमारतों, मूर्तियों का अध्ययन करता था। और ये पशुओं, चिड़ियों की हड्डियों भी ढूंढता था और उनसे जानकारी प्राप्त करता था कि लोग पहले क्या खाते थे, कैसे रहते थे। और इतिहासकार, इन दोनों की मदद से हम पुराने इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इतिहासकार उसे कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करता है। और उस समय मिली चीज़ों के लिए लोग स्रोत शब्द का उपयोग करते थे।
और कहा जाता है कि पुरातत्वविद और इतिहासकार दोनों ऐसे जासूस थे जो स्रोत इकट्ठा करके इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करते हैं। इन जानकारियों से हमें इतिहास का पुनर्निर्माण होना शुरू हुआ है। अब आता है हमारा तिथियों का महत्व। तिथियों का महत्व। आज हम चल रहे हैं 2021। 2021 का अर्थ है कि ईसा मसीह के पूर्व बाद में आए उनको 2021 में कहा जाता है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से पहले वाली तारीखों को ईसा पूर्व में लिखा जाता है और बाद वाले में ईस्वी में, जिसे हम आज 2021 कह सकते हैं। और इसके बाद एक मिस्र के उत्तर में स्थित एक कस्बा जिसका नाम है रोसेटा। यहाँ से एक अभिलेख मिला है जो 3 भिन्न लिपियों में लिखा गया है। उसमें से 2 यूनानी और मिस्री लिपि। कुछ विद्वान यूनानी लिपि को पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया है कि एक फ्रेम में राजा और रानी का नाम लिखा होता था और उसको क्या कहा जाता था? उसको कारतूस कहा जाता था। ये थी दोस्तों आज हमारी क्लास 6 का पहला चैप्टर। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।